हाय। 10 अक्टूबर 2021 इस दिन को आपका सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का पेपर है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, क्या डूज क्या डोंट्स हैं, अप्रोच क्या है, किन एरिया में हमें ज़्यादा फोकस करना है, नोटिफिकेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, स्टडी आवर कैसे रखने हैं, टाइम टेबल क्या होगा, स्कीम ऑफ एग्जाम क्या है, सिलेबस क्या है और कट ऑफ पैटर्न क्या रहा है, क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है, पिलर्स क्या होते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये सर्टेन डूज एंड डोंट्स अलॉन्ग विद माय एक्सपीरियंस मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करता हूँ। मेरा काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेट अस ट्राई टू समराइज माय एक्सपीरियंस और उसके साथ सर्टेन डूज एंड डोंट्स सो दैट हम इस 10th ऑफ अक्टूबर को ईजिली इस पेपर को क्वालिफाई कर पाए। क्वालिफाई क्यों? बिकॉज प्रीलिम्स जो होता है वो होता है क्वालिफाइंग इन नेचर। इसमें आपको बस क्वालिफाई करना है। करीब 10 लाख लोगों ने फॉर्म फिल करा है। अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10 लाख पीपल फॉर्म अगर फिल करते हैं तो उसमें से करीब 10,000 लोग ही ऐसे होंगे जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। ये जो स्टूडेंट्स जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उसमें से उन लोगों को मेंस लिखने का मौका मिलेगा और मेंस से फिर वो स्टूडेंट्स जाएंगे इंटरव्यू में। तो ये एक काइंड ऑफ फिल्टरेशन होता है। पहला स्टेज जो है प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, फिर इंटरव्यू। बट जो प्रीलिम्स होता है इसमें रिजेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा है। रिजेक्शन रेशियो बिकॉज एग्जाम का स्कीम ऐसा है कि 100 प्रश्न है, 2 घंटे हैं और इसी में फिल्टर आउट करना है 10 लाख लोगों को। तो दैट इज़ वाई प्रीलिम्स के लिए हमें बहुत सिंसियरली पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स जो होता है वो होता है क्वालिफाइंग इन नेचर। प्रीलिम्स जो क्वालिफाई करते हैं वो लिखते हैं मेंस, मतलब कि प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, मेंस के मार्क्स काउंट होते हैं, इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होते हैं और इन दोनों के बेसिस पे बनती है मेरिट और फिर वो फाइनल सिलेक्शन में आती है। प्रीलिम्स की बात करें तो जो 10 अक्टूबर का आपका पेपर होगा इसमें 2 पेपर होंगे। दोनों पेपर 2-2 घंटे के होंगे। पहला पेपर होगा वो होगा पेपर 1। पेपर 1 में होगा जनरल स्टडीज़। 200 मार्क्स का पेपर होगा, करीब 100 क्वेश्चन आएंगे और ये जो पेपर 1 है ना, इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। जो पेपर 2 होता है उसमें आता है एप्टीट्यूड। पेपर 2 भी 200 नंबर का होता है, 80 क्वेश्चंस होते हैं उसमें और पेपर 2 जो है ना वो 33% मार्क्स लाने हैं, मतलब केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। पेपर 2 में अगर आपने 33% से ऊपर मार्क्स लाए मतलब आप क्वालिफाइंग हो गए हो पेपर 2 में। फिर पेपर 1 के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा मेंस के लिए। तो जितनी वैकेंसीज होती है ना उससे अप्रॉक्सीमेटली 12 to 13 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल किया जाता है फॉर राइटिंग दिस मेंस और फिर मेंस के बाद बुलाया जाता है इंटरव्यू में। तो ये प्रीलिम्स का स्कीम होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है, हर सही आंसर पे 2 मार्क्स मिलेंगे और हर गलत पे 1/3 मार्क्स जो वो आपके कट जाएंगे। पेपर 2 एंड पेपर 1 दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। पेपर 2 केवल क्वालिफाइंग है, 33% मार्क्स लाने हैं और जो पेपर 1 है इसके बेसिस पे आपका कट ऑफ डिसाइड होगा इस 100 क्वेश्चन में 200 नंबर पे। ओके, सिलेक्शन यहाँ से होता है पेपर 1। अब बात करें प्रीलिम्स की तो प्रीलिम्स के बाद होता है मेंस। ये जो मेंस है इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, हैव अ लुक एट दैट वीडियो। मेंस का सिलेबस भी समझना ज़रूरी है बिकॉज इन दी एंड जो काउंट होता है ना वो होता है मेंस। इस वीडियो में आई हैव शेयर्ड माय स्ट्रैटेजी, माय मार्क्स एंड दिस इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस एंड ऑल। 9 अप्रैल 2014 को मैंने इंटरव्यू दिया था, ओपन किया था, रजनी राजदान मैम का इंटरव्यू था। सो दिस इज़ मी, आई हैव अपीयर्ड इन मल्टीपल इंटरव्यूज़। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के बारे में। ओके, अब प्रीलिम्स में पहले शुरुआत करें उससे पहले हम ये 2 कॉन्सेप्ट समझते हैं, सीरियस स्टूडेंट क्या होता है और सिंसियर स्टूडेंट क्या होता है। आई कीप ऑन टेलिंग कि हमें सिंसियर बनना है, सीरियस नहीं बनना है, सिंसियर स्टूडेंट बनना है। ये हर एग्जाम के लिए ना फिट है, एप्लीकेबल है। ये 5 ट्रेट्स क्या होते हैं सिंसियर स्टूडेंट के? नंबर 1 ट्रेट होता है कि वो जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसने उसका नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा है। नोटिफिकेशन जैसे सिविल सर्विसेज का भी नोटिफिकेशन आता है, उसमें बताते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जाम क्या होगा, ये एग्जाम में क्या रिक्वायर्ड है, स्कीम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न क्या है, लेवल्स क्या है। दिस यू शुड बी नोइंग। वॉट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, नोटिफिकेशन आपको देखना है। नोटिफिकेशन में ही आता है सिलेबस।
सिलेबस से पता चलता है कि व्हाट टू स्टडी। जैसे आप प्रीलिम्स भी अक्सर ऐसा बोलते हैं कि प्रीलिम्स लाइक ओपन सी है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप सिलेबस देखोगे तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे कि सिलेबस में मेंशन है किन टॉपिक से सवाल आएंगे। तो सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कोई भी एक चीज अभी तक नहीं की है तो वो आपको तुरंत अभी करना चाहिए। गो थ्रू नोटिफिकेशन, स्कीम ऑफ एग्जाम, सिलेबस, व्हाट टू स्टडी। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हर एग्जाम जो आज की डेट में है उसका डिजिटल फॉर्मेट भी अवेलेबल है। डिजिटल फॉर्मेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा था, कौन से सवाल आए थे, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, किस पैटर्न के क्वेश्चन आए थे, ये बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर गो थ्रू करिए 2011 से 2019। इसका भी आई हैव मेड वन प्लेलिस्ट। गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट, बिंज वॉच करिए, 1 या 2 दिन में कंप्लीट करिए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है, कौन सा पैटर्न है। प्रश्न एज इट इज रिपीट नहीं होते, बट जो पैटर्न है, एरिया है जहां से सवाल पूछे जा रहे हैं, वो जरूर रिपीट होता है और इससे हमें एक डिफिकल्टी लेवल भी मिल जाता है। तो सबसे पहले तो ये 2 चीज करनी है। ये 2 चीज अगर आपने कर ली ना, आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप तैयार हो जाओगे इस एग्जाम को फाइट करने के लिए। थर्ड चीज होती है न्यूज़पेपर। सिंसियर स्टूडेंट एवरी डे पढ़ता है, बिकॉज डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। ये जो एग्जाम्स होते हैं ये ऐसे नहीं होते कि एक दिन पहले सेमेस्टर एग्जाम पढ़ लिया, अगले दिन पेपर लिखा है। मैनी अ टाइम्स यू विल फाइंड कि जो चीज़ आपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ी है वो प्रश्न में पूछ लिया गया। तो डिसिप्लिन और रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है और इसका सिंगल पॉइंट सोर्स है दिस न्यूज़पेपर। मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, वाइड रेंज ऑफ आइडियाज़ मिलते हैं जो आपको रेगुलर बुक्स में नहीं मिलेंगे, फिल्टर्ड कंटेंट नोट्स में नहीं मिलेंगे, वो चीज़ आपको मिलेगी न्यूज़पेपर में। इससे आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी, राइटिंग, स्पीकिंग, जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी स्ट्रीमलाइन होगी, इतने अच्छे एडिटोरियल्स आते हैं एट्सेट्रा। तो इससे आपकी लैंग्वेज भी इंप्रूव होगी और कॉम्प्रिहेंशन बेटर होगा ना, तो ये चीज़ आपको नजर आएगी जीएस दिस पेपर 2 में सी सेट में। और न्यूज़पेपर में आती है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। तो जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो वो नॉन डिस्टॉर्टेड होगा। स्टडी आवर्स ज़रूरी होते हैं, स्टडी आवर्स में भी रेगुलरिटी होना ज़रूरी है। क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है क्वांटिटी से, बट बैलेंस हैज़ टू बी देयर। टाइम टेबल होना भी ज़रूरी है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच बताता है, ये बताता है कि आप में ऑर्गेनाइज्ड हो, आप ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क कर रहे हो। बट ये जो टाइम टेबल है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए। और एक एक्स फैक्टर होता है हर एग्जाम के लिए, और वो एक्स फैक्टर होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एंड फेथ, ये मस्ट चीज़ है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंसियर स्टूडेंट बनना है, नोटिफिकेशन पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आइडिया होना चाहिए, न्यूज़पेपर वगैरह से आप अवेयर होना चाहिए, सिस्टमेटिक एवरीडे आपको स्टडी करना है और कॉन्फिडेंस और फेथ रखना है अपनी एबिलिटीज में। ऑलराइट, तो ये तो हो गया पहला पिलर। अब हम डायरेक्टली आते हैं कि इसका सिलेबस क्या है इस एग्जामिनेशन का। सी आई हैव डिजाइन दिस वीडियो इन सच अ वे कि प्रीलिम्स 2021 के लिए तो ये एप्लीकेबल है, आगे भी ये 2022-23 में भी ये वीडियो आपको यूजफुल रहेगा। तो सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन हमें पता होना चाहिए। सिलेबस जैसे पेपर 1 है, पेपर 1 2 घंटे का होगा। अब आप इसमें जो टॉपिक्स देख रहे हो ना, इफ़ यू आर रेगुलर विद न्यूज़पेपर तो एवरी डे हम यही चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, हम करंट इवेंट्स देखते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की, राष्ट्र स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। जैसे अभी अफगानिस्तान क्राइसिस हो रहा है, यूएस का इलेक्शन हुआ, देन टिग्रे रिबेल्स हमने देखे थे। नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस दोनों की इवेंट, कोविड-19 इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की इवेंट है, तो दिस इज नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। और ये बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं होता है, यूजुअली 1 और 2 ईयर का मोर देन सफिशिएंट होता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमें पता होना चाहिए, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। इंडियन नेशनल मूवमेंट यहाँ पे अलग से लिखा है, तो जो टॉपिक अलग से लिखा होता है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट स्पेसिफाई किया है, इंडिया का नेशनल मूवमेंट। इसको फर्दर अभी और डिकोड करेंगे, फिलहाल हम इसे जल्दी से देखते हैं। ये तो पहला टॉपिक तो हो गया करंट अफेयर्स, फिर हिस्ट्री हो गया, फिर इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये पिलर्स है ना ज्योग्राफी के, ये भी आपको एक फेयर आइडिया रखना है
इंडिया का और वर्ल्ड का। इंडियन पॉलिटी इज इंपॉर्टेंट। गवर्नेंस यहाँ पे दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, डेमोक्रेसी, पंचायती राज। अब ये कीवर्ड भी अलग से लिखा है ना, तो हर साल आप देखना पंचायती राज से कुछ ना कुछ पूछा गया है, 1 या 2 सवाल हर साल आए हैं पंचायती राज से। पब्लिक पॉलिसी इज अगेन इंपॉर्टेंट, राइट्स इश्यूज भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कीवर्ड है, अभी हाल ही में आईपीसीसी की रिपोर्ट भी आई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पोवर्टी, इंक्लूजन, और ये दोनों चीजें कोविड-19 के बैकड्रॉप में। डेमोग्राफिक्स, इंडिया की पॉपुलेशन, अभी 2021 में नया दिस सेंसस भी कराना था हमें, चाइना की पॉलिसीज के चेंजेस आए। डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। जनरल इश्यूज हैं एनवायरनमेंट के, इकोलॉजी के, बायोडाइवर्सिटी के, क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी रिपोर्ट दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। अब ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो जैसे सिविल सर्विसेज को बोला जाता है दिस इज द जनरलिस्ट एग्जाम, एक जनरलिस्ट चाहिए कि वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स का उसे नॉलेज है अप टू अ सर्टेन डेप्थ, स्पेशलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो जो प्रिपरेशन हमें करनी है इन सब टॉपिक्स में, जैसे यहाँ भी क्या लिखा है, जनरल साइंस लिखा हुआ है, तो यू हैव टू गो फॉर दिस रेंज और एक सर्टेन डिग्री ऑफ डेप्थ। ऐसा नहीं कि किसी एक ही टॉपिक में बहुत डेप्थ में चले गए और उस चक्कर में रेंज हमारी कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो यू हैव टू गो फॉर दिस रेंज एंड डेप्थ। तो ये तो सिलेबस हो गया पेपर 1 का। ऑलराइट, पेपर 1। पेपर 2 की बात करें तो ये भी 2 घंटे का पेपर होगा, कॉम्प्रीहेंशन आएगा, इसीलिए तो हम बोल बोल के समझ के राइटिंग फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं, ये हेल्प करता है कॉम्प्रीहेंशन में। इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, रीजनिंग होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी जो एवरीडे न्यूज़पेपर वीडियो में हम देखते हैं, 10th लेवल का। सी क्या लिखा है यहाँ पे, क्लास 10th लेवल का। तो यहाँ भी हमें बहुत हायर एडवांस्ड मैथ्स नहीं पढ़नी है, क्लास 10th लेवल की देखनी है। डेटा इंटरप्रिटेशन में चार्ट, ग्राफ, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी एटसेट्रा, और ये भी क्लास 10th लेवल का। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये पिलर्स हैं, इस पे बेस्ड होगा आपका पेपर 1, इस पे बेस्ड होगा पेपर 2। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, कीवर्ड्स हैं, ये हमें बाय हार्ट होने चाहिए ताकि हमें कोई भी टॉपिक आए हम उसको इससे लिंक कर पाएं कि वेदर दिस टॉपिक इज रेलेवेंट टू अस और नॉट। दिस इज पेपर 1 एंड दिस इज पेपर 2। अब जो पेपर 1 है, पेपर 1 में मार्किंग होगा, आपका रैंक डिसाइड होगा, सिलेक्शन के लिए वो काउंट हो गए मार्क्स। बट जो पेपर 2 है वहाँ केवल 33% नंबर लाने हैं, मतलब केवल 66 नंबर आपको लाने हैं। जैसे ही आप 66 मार्क्स लाओगे, पेपर 2 आप क्वालिफाई कर गए। पेपर 1 में अब 200 में से आपके कितने नंबर आए, इसके बेसिस में मेंस के लिए सिलेक्शन होगा। तो दिस इज पेपर 1 एंड पेपर 2। क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, इसको भी आगे और देखते हैं। मल्टीपल चॉइस होती है, 1 2 3 4, इनमें से जो करेक्ट है उस पे आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ऐसे गोला भरना है, एक ही आंसर पे गोला भरना है। मल्टीपल है तो वो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो ये मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होंगे पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, दोनों पेपर पे आपको अपीयर होना जरूरी है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सी ये चीज भी बहुत जरूरी है कि स्कीम और सिलेबस हमें पता है। नाउ वी नो कि ये एग्जाम में क्या आएगा। अब हर एग्जाम का ना एक कैरेक्टर होता है, एक सर्टेन क्वालिटीज डिजायर्ड होती है। जैसे सिविल सर्विसेज में अगर हम आज की डेट में देखें तो जो नोटिफिकेशन है ना, उसमें ये लाइन लिखी हुई है। ये लाइन क्या लिखी है कि गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस, सी जेंडर बैलेंस, एंड विमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज्ड टू अप्लाई। ये जो लाइन है ना, ये नोटिफिकेशन में लिखी हुई है सिलेबस में कि जेंडर बैलेंस बनाना है, कैंडिडेट्स आर एनकरेज्ड टू अप्लाई। तो दिस मीन्स ये जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, प्राइवेट के एग्जाम्स होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे आप इसमें एज लिमिट देखो, रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है ये 21 साल से 32 साल के पर्सन के लिए है। जनरल कैंडिडेट 21 टू 32 ईयर, जो सिंपल ग्रेजुएट है या फिर डॉक्टरेट भी है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट। मिनिमम एज क्या है, 21। वो पर्सन विलेज का भी हो सकता है और वो पर्सन सिटी का भी हो सकता है।
तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एग्जाम का जो पेपर सेट करता है वो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही होते हैं। पेपर सेट करते वक्त जो थीम होती है ना, थीम ये होती है कि इन सब क्राइटेरिया को वो फुलफिल करे, सेम प्लेटफॉर्म पे हर स्टूडेंट को लेके आए। हर स्टूडेंट को, चाहे वो 21 का है या 32 का है, चाहे वो सिंपल ग्रेजुएट है या फिर वो डॉक्टरेट पीएचडी है, वो सिंपल विलेज का कोई स्टूडेंट है जो बेयर मिनिमम रिसोर्सेज से पढ़ा है, या फिर वो सिटी का है। तो एग्जाम का जो थीम होता है ना, वो ये होता है कि हर स्टूडेंट को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाएं। कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, उसके बाद फिर उनका जो नेचुरल टैलेंट है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो दिस इज द थीम ऑफ दिस एग्जामिनेशन। दीज टू लाइंस आर थीम ऑफ दिस एग्जामिनेशन। सो अब हमें स्कीम पता है, सिलेबस पता है और थीम ऑफ दिस एग्जामिनेशन पता है। अब जैसे हमने ये चीज़ देख लिया ना, सिलेबस और स्कीम, अब ज़रूरी है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे भी सवालों के लैंग्वेज, क्वालिटी, स्टैंडर्ड, क्या पैटर्न है, इन सब चीज़ों पे हम ध्यान दें। ओके, जैसे वर्ड एसोसिएट है, एसोसिएट का वर्ड ऐसे तो मीनिंग कुछ और निकलता है, बट यूपीएससी के सवालों में जब एसोसिएट होता है ना, तो उसका मीनिंग एक सर्टेन मीनिंग ही इन्होंने लिया है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। प्लस बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हॉर्स मिलता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में या नहीं मिलता था। अब इसमें आप एक्सपर्ट्स पे जाओ तो बहुत डिफरिंग ओपिनियंस मिल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसका गार्डियन कौन है? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ दिस सेक्रेटरी कौन करता है? चीफ मिनिस्टर करता है या गवर्नर करता है? सो देर आर टाइम्स जब जो सवाल होते हैं ना, उसमें थोड़ी एम्बिग्विटी नजर आती है, जो लैंग्वेज होती है उसमें वेगनेस होती है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो आप फैमिलराइज हो जाओगे कि यूपीएससी की भाषा क्या है, और ये जो भाषा है ना वो एक्चुअल एग्जाम की है। तो इससे क्या होगा, आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा जब आपको कहीं आप अटक रहे हो दो ऑप्शंस में और एलिमिनेट करना है। दिस विल हेल्प यू अलॉट। तो उसके लिए आप क्या करो, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऑफिशियल आंसर की इस सालों की आ गई है। 2020 अभी साइकिल कंप्लीट हुआ नहीं हुआ तो नहीं आई है। तो यू जस्ट गो थ्रू दिस 2011 टू 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसका आप एक प्लेलिस्ट भी है, गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट। ओके, ये दो तीन चीजें आपने कर लिया, सिलेबस, स्कीम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा, मार्क माय वर्ड। ओके, अब बात आती है एग्जाम क्वालिफाइंग है, तो एग्जाम किसी तरह हम क्वालिफाई कर लें। जैसे आप ये प्रश्न देखोगे ना, तो कुछ प्रश्न इसमें बड़े इजी नजर आएंगे, कुछ प्रश्न आपको मिडिल डिफिकल्टी के आएंगे, और कुछ प्रश्न तो ऐसे लगेंगे कि वो आउट ऑफ वर्ड है, टफ है, जो समझ में ही नहीं आ रहा है कि पूछना क्या चाहते हैं, जो कहीं हमने पढ़ा ही नहीं है। तो दिस हैपन्स, हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 100 सवाल है, ये 100 सवाल एक जैसे तो आएंगे नहीं, बट हमें ये देखना है कि इन 100 सवाल में से कितने सवाल सही करके हम क्वालिफाई कर जाएं प्रीलिम्स को, क्योंकि ये केवल क्वालिफाइंग है। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? हमारी अप्रोच होनी चाहिए, सबसे पहले तो हम कट ऑफ क्लियर करें, कट ऑफ क्लियर करें, ताकि कट ऑफ क्लियर करेंगे तो हम सेफ होंगे और मेंस लिखेंगे। तो अगर अपन कट ऑफ का एनालिसिस देखें ना, तो जैसे 2011 था, 2011 में 198 अराउंड कट ऑफ गया था। बट ये जो साल है ना, 11, 12, 13, 14, इसमें पेपर 2 भी है, तो ये आउट ऑफ 400 198 गया जनरल का। आउट ऑफ 400 198, मतलब कि अराउंड 50%। 2012 में 209 गया, अभी भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों काउंट हो रहे हैं, तो 209 अराउंड 50-55%। 241 इस टाइम पे पीक आया था इस कट ऑफ का। मैंने इस एग्जाम को लिखा था, आई क्वालिफाइड वेरी कंफर्टेबली। 241 तो आउट ऑफ 400 था, 60% अराउंड कट ऑफ जा रहा है। फिर 2014 आया, तो इसमें जो कंपलसरी इंग्लिश वाले प्रश्न थे वो कुछ हट गए थे, तो 385 समथिंग से कट ऑफ क्लियर बनाया गया था, तो वो अराउंड 205 गया था, 205। अब 2014 के बाद जो पेपर 2 है वो कंप्लीटली क्वालिफाइंग हो गया, केवल 33% लाना है, पेपर 1 के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये जो एग्जाम है वो होता है लो स्कोरिंग एग्जाम। सी 50, 55, 60% से ज्यादा कट ऑफ गया ही नहीं है, अब तो और कम जाएगा, 50% के अंदर आ जाएगा। सो दिस इज अ लो स्कोरिंग एग्जाम। इससे हमारी स्ट्रैटेजी में क्या हमने सीखा? नेगेटिव मार्किंग है, तो आंख बंद करके जबरदस्ती मार्क नहीं करने हैं। आप नंबर कमाओगे बट उतने ही खो भी दोगे, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। एंड सेकेंड, दिस इज अ लो स्कोरिंग एग्जाम।
लो स्कोरिंग, किसी भी एग्जाम में 50% अगर हम लाने के हिसाब से देखें ना तो वो बड़ी इजीली मैनेज हो जाता है, बट हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छा करेंगे और फिर 50 भी नहीं आते, तो दिस इज अ लो स्कोरिंग एग्जाम। मेंस भी लो स्कोरिंग होता है। तो हमें फोकस जो करना है वो करना है क्वालिफाई करने में। हमारी अप्रोच यही होनी चाहिए, एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई। अब जैसे 2015 है, इसमें भी अराउंड 50% है। 2016 में 116 गया, थोड़ा बढ़ा, बट अब देखना 17, 18 और 19 यूपीएससी फिर से कट ऑफ नीचे लाएगी और पिछले 2 साल से ये 98 करीब गया है। 2020 में भी अराउंड 98 एक्सपेक्टेड है। जब फाइनल रिजल्ट्स आ जाएंगे तब ये हमें पता चलेगा। सो व्हाट इज द मैसेज? दिस इज अ लो स्कोरिंग एग्जाम। हमारी पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हम किसी भी तरह कट ऑफ को क्लियर करें। आप प्रीवियस रिजल्ट्स भी देखिए, कई टॉपर्स ऐसे हैं जिन्होंने 0.33, 1 और 2 मार्क्स से एग्जाम क्वालिफाई किया प्रीलिम्स, बट बाद में वो रैंक 1 लेके आए। ओके, सो योर फोकस शुड बी क्वालिफाई करना है, कट ऑफ हर हालत में क्लियर होना चाहिए। ऑल राइट, तो ये तो हो गया, स्कीम भी हो गया, कट ऑफ भी हो गया। अब हम काम की बात पे आते हैं, जो हमें अगले 45 डेज में बड़ी बेनिफिट होगी। पिलर्स ऑफ सिलेबस क्या होता है? सी, हम हमेशा बोलते हैं जो बैलेंस्ड होता है ना वो बेस्ट होता है, बैलेंस्ड। तो ये जो सिलेबस है ना, इसको भी अगर आप कवर करो, तो अगर आप बैलेंस्ड अप्रोच अपनाओगे ना तो आप फायदे में रहोगे। हमारे यहाँ अभी ये पैटर्न चल गया है पिछले कुछ टाइम से कि हमारा 90% जो फोकस होता है ना, वो हम करंट अफेयर्स के नाम पे न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़, करंट अफेयर्स इज वन पिलर अमंग दीज ऑल 5 पिलर। और जो करंट अफेयर्स है ये बहुत लो यील्डिंग होता है। आप साल भर करंट अफेयर्स पढ़ो फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सवाल सही कर पाओगे। तो करंट अफेयर्स आना चाहिए, बट ये सारे सब्जेक्ट्स जो कोर सब्जेक्ट्स कहलाते हैं इनमें ज़्यादा बेटर ग्रिप होना चाहिए। जैसे कि ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, लाइक फॉग क्या है, ड्यू क्या है, मिस्ट क्या है, टेक्टोनिक्स क्या होता है, प्लेट्स कौन सी है। दीज आर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वोकेबुलरी ऑफ ज्योग्राफी, दीज कॉन्सेप्ट यू शुड बी नोइंग। दूसरा, हर साल एक सवाल आता है मैप का। जैसे अभी हमने देखा अफगान का कोई वैली है या फिर टिग्रे रेबल्स है, ये सारे एरियाज अभी मैप में है। जैसे अभी जर्मनी में फ्लड आ गया था, तो इंडिया और वर्ल्ड का ऐसे मैच द फॉलोइंग कुछ आ जाता है कि इन चीज़ों को मैच करो, जो मेजर प्लेसेस इन न्यूज़ है। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को भी हम ज्योग्राफी में कवर करते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशंस आएंगे जैसे आईपीसीसी एज अ इंस्टीट्यूशन, या फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस आ गया, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुई है या फिर कोई ट्रीटी साइन हुई, जैसे अभी हाल ही में किगाली रेटिफिकेशन हुआ, मॉन्ट्रियल। फिर एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में। तो हर साल नहीं तो भी 2 या 3 सवाल एग्रीकल्चर से आते ही आते हैं। और ये जो साल है 2020 से वैसे ही अपना समय सही नहीं चल रहा है, तो डिजास्टर्स भी बहुत हुए हैं। डिजास्टर्स जैसे कि कोविड हो गया, इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुए, नेचुरल क्लाइमेट डिजास्टर्स हुए, तो दिस टॉपिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो दिस इज ज्योग्राफी। ये क्या है? कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है। इसको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसमें एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा होती है। एक्यूरेसी की बात करें तो सबसे बेस्ट एक्यूरेसी होती है पॉलिटी में। पॉलिटी एक बार अच्छे से आपने पढ़ लिया, आपके सारे सवाल सही होंगे। पॉलिटी में हाई एक्यूरेसी होती है, सवाल आपने किया है तो उसके सही होने के चांसेस ज़्यादा है, गलत नहीं होते। पॉलिटी पॉलिटी में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं, ये आर्टिकल कौन सा है, ये शेड्यूल क्या बोलता है, लाइक दैट। ये हमेशा सही करना है। गवर्नेंस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है और उसका भी पिछले 1 साल का जो फोकस रहा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक भी नहीं, 6 महीने का। अभी प्राइम मिनिस्टर ने रेड फोर्ट से जो स्पीच दिया है ना, नहीं तो भी उससे कुछ सवाल जरूर आने चाहिए, 4 या 5 सवाल गवर्नेंस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स में। तो प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का स्पीच इज इंपॉर्टेंट। दिस इज पॉलिटी। फिर आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री से पहले इकोनॉमिक्स देखते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स में भी एक्यूरेसी बड़ी अच्छी होती है। इकोनॉमिक्स में हमें क्या करना है कि हमने अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जैसे रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बेस इफेक्ट क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, ये सारे कीवर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है। ये ज़्यादा नहीं, 2 से 250 है। इन सब कीवर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सवाल डिफिकल्ट नहीं आता है इकोनॉमिक्स में, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा कि पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है, 4 ऑप्शन दे दिए, आपको सही टिक करना है। ये कॉन्सेप्ट्स गलत नहीं होने चाहिए, ये भी बहुत हाई यील्डिंग है और ट्रस्ट वर्दी है ये।
इकोनॉमिक्स में 1 या 2 साल की आप गवर्नमेंट स्कीम्स देखिए, उसमें भी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट अभी एम्फेसाइज कर रही है इधर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जैसे कोविड-19 का इम्पैक्ट हुआ है, तो उसका क्या क्राइसिस हुआ, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स हुआ, गरीब कल्याण योजना वगैरह है, इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है इकोनॉमिक्स में। और इसमें भी जो फैक्ट्स फिगर्स है ना, जो बेसिक फैक्ट्स हैं, वन लाइनर है, वो ध्यान रखना है। स्कीम में भी हमें ये ध्यान रखना है कि स्कीम, अब जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट है तो हिंदी में स्कीम्स आती है, स्वयं आया स्कीम है, उस हिंदी मीनिंग का अगर आपको मीनिंग पता है ना, तो भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। तो गवर्नमेंट स्कीम्स के मीनिंग पे भी जाना है, शाब्दिक अर्थ पे, इससे भी एलिमिनेशन होगा। बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री ज़्यादा इल्डिंग नहीं होता है, हिस्ट्री में थोड़ी एक्यूरेसी भी कम आती है। हिस्ट्री में हमें हमारा कल्चर पता होना चाहिए, एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? मॉडर्न इंडिया। क्यों होगा? बिकॉज सिलेबस में हमने देखा ना, अलग से लाइन लिखा है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, तो मॉडर्न इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। करंट अफेयर्स में जैसे 100 साल अभी कंप्लीट हो रहे हैं, है ना, जिस इवेंट के, मॉडर्न इंडिया स्ट्रगल की इवेंट के, तो वो अगेन इंपॉर्टेंट हो गया। पर्सनैलिटीज भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको सवाल प्रीलिम्स निकालना है, तो ये जो पिलर्स हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये जो 4 पिलर है ना, इसमें आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर स्ट्रेंथ रहेगी ना, तो प्रीलिम्स आपके लिए केक वॉक है। करंट अफेयर्स इस 5 में से एक पिलर है, और करंट अफेयर्स में जो सवाल आते हैं वो आते हैं, एप्लीकेशन पार्ट आता है, एप्लीकेशन, और ये रिलेटिवली ईजियर भी होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी जो थीम है ना, तो जो डायनामिक पार्ट है, करंट अभी कोई एप्लीकेशन आया, कोई नया स्कीम आया, जैसे अभी वैक्सीनेशन की कोई नई टेक्निक आया, जीनोम सीक्वेंसिंग फेवरेट है, ये चीज़ें आएगी डायनामिक पार्ट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ISRO के जो मिशंस हैं ये इंपॉर्टेंट है, जीनोम सीक्वेंसिंग, हेल्थ वगैरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हर साल जेनेटिक कुछ पूछा गया है। सिमिलरली इसरो के या फिर नासा के कोई मिशंस हैं, वो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन पार्ट, डायनामिक पार्ट, तो हमें फोकस करना है पॉलिटी पे, ज्योग्राफी पे, हिस्ट्री पे, इकोनॉमिक्स पे, करंट अफेयर्स में। इन सब का एक बैलेंस बनाना है, बिकॉज जो 100 सवाल होंगे ना, वो ऐसा थोड़ी होगा कि 100 के 100 पॉलिटी आ गए, 100 के 100 ज्योग्राफी आ गए। नो, देयर वुड बी रेंज, और उसमें भी इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट होंगे। तो रेंज होना भी ज़रूरी है और एक सर्टेन डेप्थ होना भी ज़रूरी है। अब अगर हम पेपर एनालिसिस देखें, तो पेपर एनालिसिस देखिए, हर पेपर जो होता है ना, जो उसको सेट कर रहा है, हमें उसकी मेंटालिटी समझना है। पेपर ऐसा बनाया जाता है कि स्टूडेंट को ऐसा भी नहीं हो कि बाउंसर चला जाए, उसको कुछ बीच बीच में इजी चीज़ भी मिलनी चाहिए। तो हर पेपर में एकदम एक्यूरेट हम नहीं जाएंगे, बिकॉज ये नंबर चेंज होते रहते हैं, तो इसमें ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहिए। बट इन जनरल करीब 1/3 पेपर ऐसा होता है जो बहुत आसान होता है। वन लाइनर होगा, वन लाइनर, जैसे स्वयं क्या है, या फिर वन लाइनर होगा कि 10th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, वन लाइनर। तो ये होता है इजी पार्ट। अब देखिए 50% हमको लाना था कट ऑफ के लिए, 33% तो इजी पार्ट ही है, तो सी 33 पे हम फोकस करें ना, ताकि ये बहुत इजीली बैंक हो जाए, हमारा बैंक हो जाए, नंबर अप हो। ये है की टू सक्सेस। सिलेक्शन डिफिकल्ट पार्ट नहीं करने से नहीं होता है। डिफिकल्ट फोकस करो, गलत हो गया, इससे नहीं रुकेगा सिलेक्शन। सिलेक्शन रुकेगा अगर आप इजी पार्ट में गलती करोगे, यहाँ पे आप सिली मिस्टेक करोगे, आता हुआ सवाल गलत करोगे, जल्दबाजी में गलत पढ़ोगे, सिली नो पूछा है, नॉट पूछा है, आपने वो नॉट कीवर्ड नहीं देखा और जल्दी मार्क कर दिया, मार्क करने में भी गोले गलत भर दिए। ये जो छोटी छोटी गलती होती है ना, वो ले डूबती है। बिकॉज अगर कट ऑफ 100 जा रहा है ना, मैक्सिमम लोगों के 90 आ जाएंगे, 85-90 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। डिफिकल्टी होती है कि ये कट ऑफ 98 है, तो 98 का थ्रेशोल्ड क्रॉस करना, और वही स्टूडेंट थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है 98 का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहता है, ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करता, इजी क्वेश्चंस गलत नहीं करता, डिफिकल्ट तो किसी से नहीं बनना है। 33% जो पार्ट होता है वो होता है मॉडरेट। मॉडरेट मतलब यहाँ अगर आपने थोड़ा सिस्टमैटिकली पढ़ा है, थोड़े एफर्ट्स डालोगे, एलिमिनेट करोगे, दिमाग लगाओगे, एनालिटिकल रहोगे, तो इसका भी एक अच्छा खासा सेक्शन आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो देखिए 66% हमारे पास ओपन है, और हमें लाना है केवल 50%। बाकी 33% डिफिकल्ट है, इसमें भी बनता है बनता है, नहीं बनता है नहीं बनता है, ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। द पॉइंट इज, इस 2 एरिया में हमें गलती नहीं करनी है, ईजी और मॉडरेट। हम बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं, और जो फाउंडेशन बेसिक चीज़ें हैं ना, वहाँ पे एरर करते हैं, और यही हमारी फेलियर का रीज़न होता है। तो ये गलती नहीं करना है। अब आई विल एक्सप्लेन सम डोंट्स एंड डूज
जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा और अभी इतने सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके मैंने फाइंड आउट किया। पहला जो है डोंट है, पहले डोंट्स देखते हैं। डोंट्स क्या है, मतलब ये गलती नहीं करनी है। पहली नंबर 1 गलती स्टूडेंट करता है, हैप्पैज़ार्ड स्टडी करता है। आज ये टॉपिक पढ़ा, कल ये टॉपिक पढ़ा, आज ये वीडियो देखा, कल वो वीडियो देखा, सब रैंडम है, सब हवा में है, वो बैंक नहीं किया उसने। तो कहने को तो वो साल भर खूब मेहनत कर रहा है, बट वो जो भी कमा रहा है उसको बैंक नहीं कर रहा है, हैप्पैज़ार्ड है। तो ये हो जाता है सारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब वेस्टेज। तो जो भी आप पढ़ो उसको सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ो। रैंडम वीडियोस नोट्स देखने से बेनिफिट नहीं होता है। दूसरी गलती करते हैं, रिवीजन नहीं करते। जैसे वो एक राजा था ना, जितनी जमीन ट्रैवल करेगा उतनी उसकी हो जाएगी। तो वो लालच में पढ़ता ही जाता है, पढ़ता ही जाता है, बट रिवीजन करता नहीं है। तो ये सब एवापोरेट हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना है जिसका आप रिवीजन नहीं कर पाओ। अगर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे तो उसको पहले दफे पढ़ो ही मत। स्टडी विद नो रिवीजन नहीं होना चाहिए। रनिंग आफ्टर डिफिकल्टी, हम इंडियंस की मेंटालिटी होती है मुश्किल काम पहले करेंगे। चीज़ें आसानी से हो रही है तब भी कॉम्प्लिकेट करना है, ड्रामा करना है कि बहुत मुश्किल हो, ऐसा हो, सफ़र करेंगे फिर सक्सेस मिलेगी। नहीं, सक्सेस आसानी से भी मिल सकती है। ये मेंटालिटी नहीं करना कि मुश्किल ही हमें हालात क्रिएट करने। ओके, रनिंग आफ्टर डिफिकल्टी इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। खुद को टॉर्चर भी नहीं करना है। ये कहाँ लिखा है कि खुद को टॉर्चर करके ही सक्सेस मिलेगी? खुद को पैम्पर करो, अच्छे से रहो, मेंटल इमोशनल दोनों चीज़ों पे वर्कआउट करो, हेल्दी रहो। हेल्दी और हैप्पी पीपल जो होते हैं ना, वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ये टॉर्चर नहीं करना है, मेंटल एंड इमोशनल टॉर्चर नो। और एक जो बात हमने कहा कि सीरियस नहीं होना है, सीरियस नहीं होना है, सिंसियर स्टूडेंट बनना है। और सिंसियर स्टूडेंट के 5 ट्रेट्स हमें पता है। तो अगले 45 दिन इनमें से कोई भी ऐसा काम नहीं करना है। ओके, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, और इसको एग्जाम को स्पोर्ट्समैनशिप की तरह देखना है। डोंट स्टडी सिस्टमेटिकली। अब डूज भी देखते हैं। डूज में सबसे बड़ा डूज है री रीड, रिवाइज, मेमोराइज। जो भी आपने पढ़ा है उसको दोबारा पढ़ो, रिवाइज करो। और कई बार ना रट्टा लगाना भी अच्छी चीज़ है। वैसे हमें समझाया जाता है कि रट्टा नहीं लगाना है, बट आइडियलिज्म पे नहीं जाना है। कुछ जगह प्रैग्मेटिज्म रखना है, कुछ चीज़ रटना है, रट डालो। आर्टिकल्स कुछ याद नहीं हो रहे, फंडामेंटल ड्यूटीज रट डालो सारी 11 की 11। मेमोराइज करने से भी क्या होता है, चीज़ें क्विक हो जाती है, टाइम सेव होता है। तो रीड, री रीड, रिवाइज एंड मेमोराइज। सिलेबस के विद इन होना है। और ये जो सिलेबस अभी आपको बताया ना, इसको आप अपने हाथ से एक बार लिख लो और अपने सामने डेस्क के ऐसे लगा लो। इससे क्या होगा, ये सिलेबस का एक एक वर्ड आपको याद रहेगा और आप इधर बहकोगे नहीं, आप उसी ट्रैक पे रहोगे जो सिलेबस की रिक्वायरमेंट है। राइट इट डाउन। तो एक एक A4 साइज पेपर में सिलेबस लिख लीजिए और उसे टेबल पे सामने लगा दीजिए कि मुझे ये पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़रूरी है लगाना। 2011 से 2019 ऑफिशियल आंसर की से, और 2020 भी एक बार देख लीजिए। इसका जब की आएगा तो हम इसकी ऑफिशियल की भी देख लेंगे। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, और डेस्टिनेशन। कॉन्फिडेंस, डेस्टिनेशन। तो जो भी आप पढ़ रहे हो ना, फोकस करो, कॉन्फिडेंट रहो और रिमाइंड रखो कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखोगे ना, इसमें भी स्टैटिक पार्ट पे ज़्यादा फोकस करो। करंट पार्ट तो चेंज होता रहता है, 2011 का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं है। फोकस ऑन स्टैटिक पार्ट। और वाई ओनली सिविल सर्विसेज एग्जाम? यूपीएससी और भी बहुत सारे एग्जाम्स लेती है, तो जब आपको टाइम मिले तो आप वो वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखो। इससे क्या होगा, जो यूपीएससी की थॉट प्रोसेस है, एक्चुअल यूपीएससी की जो थॉट प्रोसेस है, उससे आपके थॉट्स सिंक हो जाएंगे। ये आपको बेनिफिट करेगा। तो दूसरी चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये 2 चीज़ आप कर लो, आप बहुत अच्छे लेवल पे होगे। और इसे 2 दिन में कंप्लीट करो, आप बहुत अच्छे लेवल पे होगे आगे फर्दर पढ़ने के लिए। थर्ड जो स्ट्रैटेजी है वो है स्टैंडर्ड बुक्स जो आपने अभी तक पढ़ी है, स्टैंडर्ड नोट्स पढ़े हैं, स्टैंडर्ड एनसीईआरटीज पढ़ी है, इन सबको आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है। लक्ष्मीकांत पॉलिटी है, इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स का मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाया, इसको भी मैं बाकी सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट कर दूंगा। गो थ्रू दो स्ट्रैटेजी वीडियोस। लक्ष्मीकांत जैसे पॉलिटी में अच्छी किताब मानी जाती है। आपने इसे एक बार पढ़ा है, 2 बार और पढ़ो, कम से भी कम 3 बार पढ़ना है। वरना क्या होता है, प्रश्न आता है बट कंफ्यूजन हो जाता है कि सीवीसी का ईयर कितना था, कंफ्यूज हो गए, अपॉइंट कौन किसे कर रहा है, ये कंफ्यूज हो गए। तो अगर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होगा ना, तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा रियल एग्जाम में। रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। ज्योग्राफी में जो 11th और 12th की एनसीईआरटी है बहुत अच्छी है, इसको भी आप नहीं तो भी 3 बार पढ़ो, वीडियो के साथ जल्दी जल्दी इसको 3 बार पढ़ो। 11th एंड 12th हर सवाल ज्योग्राफी का हो जाएगा,
इसके बाद भी नहीं हो रहा है ना, मतलब वो किसी को नहीं हो रहा है। 11th एंड 12th ज्योग्राफी, हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया अलग से लिखा हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो भी किताब पढ़ी है उसको पढ़ो, हिस्ट्री की सारी किताबें अच्छी है। सीसीआरटी वेबसाइट को जल्दी से क्विक थ्रू गो थ्रू कर लो कि इंपॉर्टेंट कौन से पिक्चर्स वगैरह है। उसमें भी जो आसान सवाल है ना वो गलत नहीं होने चाहिए। जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म पूछ दिया, आपको वही नहीं पता है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। डिफिकल्ट आएगा वो किसी से नहीं बनेगा, बट जो इजी है वो बनना चाहिए। क्विक ग्लांस, इकोनॉमिक्स में आप टर्मिनोलॉजीज सबसे पहले देखो, जितनी भी बेसिक वर्ड्स हैं इकोनॉमी के, जीडीपी क्या होता है, जीवीए क्या होता है, पीपीपी क्या होता है, सब चीज़ आपके वोकेबुलरी टिप्स पे याद होने चाहिए। करंट अफेयर्स की अब बात करते हैं, तो ये चीज़ें आप प्रायोरिटी में करो, ज़्यादा आपको यहाँ पे हाई यील्डिंग रहेगा। करंट अफेयर्स थोड़ा लो यील्डिंग टॉपिक होता है, आप साल भर करंट अफेयर्स पढ़ो फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि सवाल सही होगा। करंट अफेयर्स में आप किसी भी कोई भी रिवीजन मॉड्यूल आ रहा है उसको तुरंत गो थ्रू करो, बहुत ज़्यादा वाइड स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। वही मॉड्यूल गो थ्रू करो जो बाद में आप उसको रिवाइज भी करने वाले हो। हमारे जो वीडियोस हैं न्यूज़पेपर के, इसका भी मैंने एक पीडीएफ फोल्डर बना दिया है। गो टू दिस वेबसाइट srajanindia.1। अभी तक 2020 1 जनवरी 2020 से अगस्त 2021 तक एवरीडे मींस एवरीडे, और हर न्यूज़पेपर के पीडीएफ नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है। इन नोट्स को अगर आप क्विकली गो थ्रू भी करोगे ना, आपको पिछले 2 साल का सारा करंट अफेयर्स मेमोराइज हो जाएगा, नज़र के सामने से निकलेगा और यू विल फील कॉन्फिडेंट। तो क्विकली जस्ट स्क्रॉल टू ऑल दीज पीडीएफ्स, ओके, न्यूज़पेपर पीडीएफ। स्टडी मटेरियल और भी मैं यहाँ पे और सारे ऐड अभी करूँगा, अपकमिंग वीक में ऐड कर दूंगा। तो ये तो हो गया हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब बात आती है टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज में हम कल से स्टार्ट करते हैं 25 MCQ इन 25 मिनट। हैव अ लुक, ये लास्ट ईयर भी हमने किया था 2020 के लिए। फ़ायदा क्या होगा, अभी अराउंड 40-45 डेज मिलेंगे तो विल डू इट। फ़ायदा ये होगा, इसमें हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, करंट अफेयर सारा चीज़ एक ही सिटिंग में करेंगे, जैसे रियल एग्जाम में होता है। 25 क्वेश्चन करेंगे 30 मिनट में, एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं 120 मिनट में। तो इससे क्या होगा, रूटीन बन जाएगा, डेली का एक प्रैक्टिस हो जाएगा। और इस पूरे वीडियोस में टिप्स ट्रिक्स जो है, एमसीक्यू कैसे एलिमिनेट करना है, तो द पॉइंट इज इससे एक बड़ा अच्छा फ्लो हो जाएगा। आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा आपने जो भी टेस्ट सीरीज लिया है उस टेस्ट सीरीज को रिवाइज करिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बट जो स्टैटिक पार्ट है प्रश्नों का उनको अच्छे से देखिए। और बहुत ज़्यादा जो डिफिकल्ट लग रहा है ना उसको भी यू कैन इग्नोर। सिलेक्शन इजी और मॉडरेट सेक्शन से होता है, रिमेंबर दिस, पैनिक नहीं करना है। कई बार टेस्ट सीरीज ये जो डिज़ाइन करते हैं ना बहुत डिफिकल्ट डिज़ाइन करते हैं, रियल एग्जाम ऐसा नहीं होता, रियल एग्जाम काफ़ी ईजी गोइंग होता है। तो दिस इज टेस्ट सीरीज। बात करते हैं सीसेट का। मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू डू वेल, इसमें कोई ट्रबल नहीं होगी, बस कोशिश ये करो कि 66 नंबर किसी तरह आ जाए। तो इसके लिए क्या करो, पहले तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है 2 घंटे पूरा कॉन्सेंट्रेशन से, उतनी ही शिद्दत से जितना पेपर 1 में आपने एफर्ट लगाया ना, उसी एफर्ट से फुल कॉन्सेंट्रेशन से पेपर 2 भी लिखिए। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी 66 मार्क्स लाने के लिए। इसमें भी जो मैथ्स का सेक्शन होता है उसमें रिलेटिवली आई फाइंड इट ईजियर, तो आप पहले मैथ्स देख सकते हो। कॉम्प्रीहेंशन में भी जो ईजियर वंस होते हैं ना, कुछ ईजी कॉम्प्रीहेंशन होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं, आप ईजियर वंस पहले कर लो। रीजनिंग, लॉजिक, डेटा देख लो, तो आपके 66 नंबर तो आ ही जाएंगे, है ना। तो सी सेट से अपन सेफ गार्ड हो जाएंगे। इसके लिए भी एवरीडे कुछ मैथ्स का है और कुछ और कंपाइलेशन है, वो भी मैं अभी शेयर कर दूंगा, ओके। कुछ फॉर्मूलेज वगैरह भी मुझे बताने थे, तो आई हैव वन सेशन ऑन सी सेट एज वेल, ऑलराइट। अब बात आती है रिवीजन की। जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, और रिवीजन भी क्या होता है 60:40। जैसे न्यूज़पेपर में हम क्या करते हैं, एक दिन वीडियो देखते हैं, अगले दिन आई शेयर दैट पीडीएफ विद यू, सो आप उस पीडीएफ के लिए भी गो थ्रू करते हैं, विद इन 24 आवर रिवीजन होता है, तो इससे रिटेंशन बेटर होता है। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे जो भी आप पढ़ रहे हो, टाइम टेबल में रात में 1 घंटा निकालिए या सुबह 1 घंटा निकालिए, और जो भी पिछले दिन पढ़ा है ना उसको अगले दिन एक बार पढ़ना है। एवरी डे मीन्स एवरी डे, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे जो भी आपने पढ़ा है ना वो बैंक हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। जो भी आपने पढ़ा है उसको बैंक करना है। और हर हफ्ते, अगले 45 दिन में हर हफ्ते आप अपनी स्ट्रैटेजी और प्रोग्रेस को इवेलुएट करो कि कितना हमने प्रोग्रेस किया, अभी कितना और आगे बढ़ना है। ये जो स्ट्रैटेजी है इसको फ्लेक्सिबल रखो, जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होगी उसके अकॉर्डिंगली आप नए गोल्स सेट करो, ओके। ज़्यादा रिजिड नहीं होना है, फ्लेक्सिबल रहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो टाइम है,
अगले 45 दिन है, साल भर क्या हुआ, अभी तक क्या हुआ, इट रियली डजेंट मैटर। ये 45 दिन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, विनिंग एटीट्यूड के साथ पढ़ा, वर्क हार्ड किया, आप सारे डिस्ट्रैक्शंस को शट डाउन कर दो और स्टडी करो फुल थ्रॉटल, आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। बिकॉज ये अभी चल रहा है पावर प्ले, हर मिनट इंपॉर्टेंट है, स्टडी फुल थ्रॉटल और किसी भी टाइप की नेगेटिविटी, डिप्रेशन, प्रेशर, पैनिक में नहीं आना है। शट डाउन ऑल डिस्ट्रैक्शन, विनिंग एटीट्यूड के साथ पढ़ना है। तो आप अपना बेस्ट स्टडी लेके आओ, बेस्ट स्टडी ऑफ योर एंटायर लाइफ। स्लीप पैटर्न भी अपना फिक्स करो सोने का। ये नहीं कि आप सुबह तक सोए नहीं हो, फिर आपका एग्जाम है तो फिर उससे डिफिकल्टी होती है। रेस्पेक्ट योर बॉडी, अभी कोविड का भी थ्रेट है, बी वेरी वेरी केयरफुल, रेस्पेक्ट योर बॉडी। तो ये जो 7 चीज़ें हैं ना, ये 7 चीज़ें आप फॉलो करो, किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इस एग्जाम में 10 अक्टूबर को। पर आपको पता है एग्जाम्स एंड ऑफ लाइफ नहीं होता है, एग्जाम एग्जाम है, और वैसे भी ये काफ़ी स्टूपिड सा एग्जाम है, रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेना है। ओके, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। और इसमें जो अपडेट्स होगा ना, वो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो मैं कर दूंगा। बट रिमेंबर, एग्जाम एंड ऑफ लाइफ नहीं होता है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। ऑल माई लाइफ आई वॉन्टेड टू गो फॉर दिस फौज ही ज्वाइन करना था, सिविल सर्विसेज तो सोचा भी नहीं था। बट द पॉइंट इज, वन डे आई फाउंड माई सेल्फ इन एयरफोर्स बेस हॉस्पिटल एंड सारे दरवाजे बंद हो गए। सो द पॉइंट इज, मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। सो एग्जाम जो है ना, ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है, यू हैव टू मूव ऑन, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। ओके, बाकी जो इसमें जो अपडेट्स होगा वो मैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड शेयर करूंगा आपसे। और ये जो एसएसबी प्रिपरेशन का वीडियो है, ये भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, इसको भी मैं अभी कुछ दिनों में मैं शेयर करता हूँ। ओके, सो 10 अक्टूबर के लिए रेडी हो जाइए और स्टडी फुल थ्रॉटल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।